किंग मेकर बहुत बड़ा शब्द है, किंग से भी बड़ा होता है। मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। हाँ, ये बात है कि मैं 17 एमएलए के लिए काम कर चुका हूँ। पापा की डेथ से पहले मम्मी का मंगलसूत्र बिक चुका था। जब मेरे पापा की डेथ हुई उस टाइम, जब उनकी डेड बॉडी हमारे घर पे आई, तो देने के लिए 20 रुपए नहीं थे ऑटो वाले को, वो पड़ोसी ने दिए थे। विधानसभा के इलेक्शन में 100% रिकॉर्ड रहा है कि जहाँ पे मैंने किसी के लिए काम किया तो वो जीते हैं। मैं एक तरफ प्यार करता हूँ इस देश को, इसकी विविधता को, इन लोगों को। इतने अच्छे, इतने इमोशनल, इतने मतलब कहीं पे नहीं है ऐसे लोग। ये मेरे मन में कहीं था ही नहीं कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। बिल्कुल मन में ये नहीं था। आप किसी को एक बार की रोटी गिफ्ट कर दो या ये कर दो, वो एक बहुत शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अगर मेरा कोशिश ये होती है कि मैं अगर किसी इंसान के जीवन में जुड़ रहा हूँ तो उसका लाइफ अप जानी चाहिए। मेरी शादी के वक्त मैंने अपनी वाइफ से शर्त रखी थी कि सबसे पहले देश रहेगा, फिर सोसाइटी, तीसरे नंबर पे मेरी माँ और चौथे नंबर पे आप रहो। पार्टी बनी तब दिनेश वाघेला जी, आज वो हमारे बीच नहीं है। पिछले महीने उनकी डेथ हुई है। मैंने जिस दिन राजनीति में ज्वाइन किया उस दिन मेरे मन में सिर्फ एक ही बात थी। वो बात ये थी कि मुझे अच्छे लोग राजनीति में लाने हैं और उनको मदद करनी है। मैंने ऑलमोस्ट 30-40 टाइम मुझे ये थॉट्स आया था कि लेट्स क्विट नॉट पॉलिटिक्स, लेट्स क्विट द लाइफ। तो ये चीज़ें हो रही थी। क्लोरोफॉर्म मैंने ट्राई किया, उससे नींद नहीं आ रही थी। इतना पेनफुल लाइफ रहा था वो। इस सब का कारण शायद ये था कि मैं एक बहुत डीप सेल्फ डाउट में चला गया था कि क्या मैं सही इंसान हूँ या नहीं। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू द नुक्कड़ पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हमारे बेहद खास गेस्ट हमारे साथ हैं अनूप भाई शर्मा, जो कि हमारे सबसे पहले तो बड़े भाई हैं और उसके अलावा वे अभी आम आदमी पार्टी गुजरात के सेक्रेटरी हैं। वे प्रोफेसर हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लेक्चर्स लेते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन में वे अलग अलग पद पर समाज सेवा का बड़ा काम कर चुके हैं। समाज सेवा के साथ साथ वे राजनीति में भी काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो उनका हम बेहद ही तहे दिल से स्वागत करते हैं। वेलकम अनूप भाई। थैंक यू अनूप भाई, मोस्ट वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले तो अनूप भाई शर्मा जब हम बोलते हैं तो आपके मन में आपकी छवि जो बनी है अब तक के, बचपन से लेकर अब तक की, तो वो छोटा सा आप सारा देंगे। अनूप शर्मा कोई आम आदमी, सिंपल है, बहुत छोटा सा इंसान हूँ। दलाई लामा का एक कोट है जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है, जिन्होंने ये बोला था कि जब भी मैं किसी से मिलता हूँ तो मैं अपने मन में ये सोच लेता हूँ कि मैं उस शख्स से महान नहीं हूँ। तो मैं जब भी किसी से मिलता हूँ मेरे मन में ये होता है मैं बहुत छोटा इंसान, मैं छोटा ही हूँ, आम आदमी हूँ। बिल्कुल सबसे भीड़ की कतार में आखिरी इंसान अगर कोई है तो मैं हूँ। मैं स्टेज पे नहीं जाता, मैं मंच पे नहीं बैठता। ये शायद मेरे जीवन का पहला इंटरव्यू है। हर एक किसी को मना करता हूँ। बैकग्राउंड आर्टिस्ट है नहीं, किंग मेकर बहुत बड़ा शब्द है, किंग से भी बड़ा होता है। मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। हाँ, ये बात है कि मैं 17 एमएलए के लिए काम कर चुका हूँ और विधानसभा के इलेक्शन में 100% रिकॉर्ड रहा है कि जहाँ पे मैंने किसी के लिए काम किया तो वो जीते हैं। पर लोकसभा के मामले में 2 बार मैंने मेहनत की है 2 सांसद बनाने के लिए, दोनों बार असफल रहा हूँ। इस बार भी मेहनत की है, परिणाम ऊपर वाला जो भी देगा वो। तो अनूप भाई, क्या जर्नी रही आपकी, आपके जन्म से लेके आपका स्कूलिंग, आपका बचपन कैसा बीता है? आपके बचपन के बारे में कुछ बताइए। एक मिडिल क्लास बच्चे का जैसा जन्म बचपन होता है वैसा ही बचपन रहा है, जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर घर में कई बार मना होती है। बच्चा खुद समझदार हो जाता है, यार ये चीज़ें नहीं लेनी हमें, ये लेने पे पापा को परेशानी होगी, मम्मी को परेशानी होगी। ऐसी जगह, ऐसे माहौल में बड़े हुए। बहुत ही मतलब 10th में आते आते मेरे पापा
की डेथ हो गई, जो कि मेरे जीवन का एक बहुत ही मतलब ऐसा ऐसा पड़ाव था जिसको कभी भूल नहीं सकते, और जिसको डिफाइन करना शब्दों में ये मुश्किल है, या तो नामुमकिन ही है, क्योंकि एक फादर की लॉस एक बच्चे के लिए होनी बहुत ही बड़ी चीज़, बहुत बड़ी बात है। तो बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई फैमिली की। एक छोटी बहन थी, मम्मी थे, उन्होंने बहुत ही मेहनत किया मेरे साथ मिलके। आज जो भी कुछ है उसमें वो एक योगदान रहा है। जब मेरे पापा की डेथ हुई उस टाइम जब उनकी डेड बॉडी हमारे घर पे आई, तो देने के लिए 20 रुपए नहीं थे ऑटो वाले को, वो पड़ोसी ने दिए थे। उनकी जो अंतिम संस्कार की विधि होती है वो हमारे परिवार के लोगों ने कंट्रीब्यूट करके किया। तो मन में एक बहुत बड़ा गुस्सा रहता था कि यार ये कैसे देश में मैं पैदा हूँ, कैसा देश है। मैं एक तरफ प्यार करता हूँ इस देश को, इसकी विविधता को, इन लोगों को, इतने अच्छे, इतने इमोशनल, इतने मतलब कहीं पे नहीं है ऐसे लोग, फिर भी हम क्यों छोटी छोटी बातों के लिए परेशान हैं। 10th में जब मेरे पापा की डेथ हुई तो उसका सबसे बड़ा कारण मुझे ये लगता है कि 10-20 लाख रुपए का जो खर्च था वो शायद हमारी फैमिली बेयर नहीं कर सकती थी। पापा की डेथ से पहले मम्मी का मंगलसूत्र बिक चुका था, वो 10-12 दिन कोमा में रहे, और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। मुझे ये हमेशा लगता था यार कैसी व्यवस्था है इस देश की, इतना ख़राब हेल्थ स्ट्रक्चर कि ये हो, मतलब खाली एक आदमी नहीं मरता है, अगर एक आदमी मरता है तो उसके साथ कई लोगों के सपने मरते हैं। और मेरी मम्मी की लाइफ डिस्टर्ब हुई, मेरी बहन की लाइफ डिस्टर्ब हुई, मैं खुद डिस्टर्ब हुआ। 11th में जब एडमिशन लेना था तो मेरे पास 1000 रुपये फ़ीस भरने के लिए नहीं थे, तो मुझे और ये गुस्सा एक अंदर पैदा हो रहा था कि यार ये कैसा है, आखिर ये क्या है, कैसा देश है कि यहाँ पर अगर पैसे नहीं हैं तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते अच्छी से। तो पढ़ाई के मामले में मुझे, और मैं खुद इंजीनियर बनना चाहता था उस टाइम, और इसीलिए जब मुझे मौका मिला, मैं अपने लाइफ में जर्नलिज्म कंप्लीट करके जब जर्नलिस्ट की पेशे में रहा, मैं इंजीनियर्स आप ही की तरह मैंने इंटरव्यू बहुत लिए, लेकिन इंटरव्यू देना ये शायद आज पहली बार हो रहा है। तो मैं उन बच्चों को मिला जिन लोगों को इंजीनियरिंग कर रहे थे, मैं उनके माध्यम से अपने सपने पूरे करने की सोच रहा था। और फिर एक मूवमेंट शुरू हुआ देश के अंदर, अन्ना मूवमेंट। कॉलेज के दौरान एक लड़का मिला था मुझे, वो वाक़या शायद मेरी लाइफ चेंजिंग था। और ये शायद हर किसी के जीवन में ये टाइम आता है ऐसा कि हम सोचते हैं यार कोई क्यों नहीं है मदद करने, सबकी इतनी तकलीफ़ें हैं, मदद करने कोई नहीं आ रहा है। ये चीज़ मेरे मन में भी थी। मैं तकरीबन 10th 11th 12th कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक ये परेशान रहा काफ़ी। मैं कई बार अकेले में रोता था, मेरे आंसू बहुत कम लोगों ने देखे हैं। इवन मेरे पापा की डेथ के टाइम भी मेरी मम्मी खुद मुझे बोलती थी कि अनूप तू रो क्यों नहीं रहा। यहाँ तक कि कई लोग तो ये बोल दिए तेरे पापा थे, और मैं उन लोगों को ये नहीं बता पाया था कि मैं अंदर से कितना दुखी हूँ। बाहर से मैं अपना दुख ही बता के, मुझे ये लग रहा था, बहुत छोटा बच्चा ही था मैं, 15 साल का, तो ये लगता था कि अगर मेरे आंसू दिख गए तो मेरी मम्मी, मेरी बहन को संभालना, जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। और शायद ये इंडिया के हर पुरुष के मन में ये डाल दिया गया है कि रोना नहीं है, तो हम नहीं रोते हैं। पर वो लड़का जब मुझे मिला, शुभम उसका नाम था, मुझे पता नहीं है वो उसके बाद कहाँ चला। शुभम उसका नाम है, मैं आज भी भूल नहीं सकता उसको। उसने मुझे जब बोला क्या अनूप, उसके भी सेम चीज़ हुआ था, उसका भी, उसके पापा 7-8 में एक्सपायर हो गए। उसने खुद ने अपनी जर्नी की, 12th में उस टाइम था, वो मुझसे छोटा था। उसने बोला अनूप भाई ये समस्या अपने साथ क्यों हो, ये समस्या हमारे साथ क्यों। और मैं सोच में पड़ा, मैंने पता नहीं कहाँ से एक शब्द निकला, तुरंत मैंने उसको बोला शायद उसे यकीन है कि ये बेयर कर सकता है, ये समस्या का समाधान करने की हिम्मत इस लड़के में है, शायद इसलिए वो ये बोला। मैं उसको तो बोल गया उस टाइम, स्पॉन्टेनियस था,
रात को मुझे सोचता रहा कि यार ये क्या चीज़ है। उस दिन से मैंने ये ठान लिया कि मैं मदद नहीं मांगूंगा। अगर कोई करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो कोई बात नहीं है। मैं मदद करने वाला इंसान हूँ। आपकी लाइफ में आपने जो बताया कि एक इंसान जब मरता है घर में तो बहुत सारे सपने भी मर जाते हैं और जो मानसिक संतुलन है वो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपकी ये सिचुएशन के होने से आपको ये ट्रिगर मिला कि आप पॉलिटिक्स में जाएंगे और सिस्टम को चेंज करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप एजुकेशन नहीं ले सकते, पैसा नहीं है तो आपको ज़िंदा रहने का अधिकार नहीं है, जेब में पैसा है तो आपके दिल में धड़कन रहेगी। ये जो सिनेरियो पूरे देश का था उसको आप बदलने के लिए आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया या फिर सोशल मूवमेंट ज्वाइन की, आपने आपकी जर्नी किस तरह से रही? देखिए, मैं बहुत जल्दी मेरे दिमाग में एक चीज़ आ चुकी थी। मैं इस बात को लेकर, मैं ही नहीं शायद बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। लोगों के मन में कई चीज़ें होती हैं, जैसे मेरे मन में ये 4 चीज़ें चल रही थी कि मुझे या तो सोशल वर्कर बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है क्योंकि पैसे की भी ज़रूरत है, सोशल वर्क में पैसा नहीं होता है। तीसरा मुझे लगता था मुझे जर्नलिज्म बनना है और चौथा मुझे लगता था एक्टर बनना है। ये मेरे मन में कहीं था ही नहीं कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, बिल्कुल मन में ये नहीं था। कई बार कुदरत हमें पहुंचाती है और जैसा मैंने ये शुरू किया सोशल वर्किंग, तो आडोडी आवास एक भावनगर का एरिया है, वहाँ पर मैंने बहुत काम किया। दोती है, वहाँ पर मैंने बहुत काम किया, 2-3 साल काम किए। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए काम किया, प्लेसमेंट्स के लिए कई लोगों के लिए काम किया, एंटरप्रेन्योर्स बिल्डअप करने के लिए काम किया। बहुत सारे इस तरह के काम किए जिन चीज़ों को लोग सोशल कैटेगरी में डालते भी नहीं है। उन सारी चीज़ों को काम करा क्योंकि वो मुझे लगता है कि ज़्यादा रियल है। छोटी आप किसी को एक बार की रोटी गिफ्ट कर दो या ये कर दो, वो एक बहुत शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अगर मेरा कोशिश ये होती है कि मैं अगर किसी इंसान के जीवन में जुड़ रहा हूँ तो उसका लाइफ अप जानी चाहिए। तो ये मेरी कोशिश होती है और मेरे लिए सोशल वर्क की डेफिनेशन ये है। पॉलिटिक्स में आना मेरा मकसद था ही नहीं। 2011 के अंदर अन्ना मूवमेंट जब शुरू हुआ, मैं उसके साथ मूवमेंट के साथ जुड़ा और जब मूवमेंट 2 हिस्सों में बटी, लोकपाल आंदोलन, तो लोकपाल आंदोलन की तरफ एक लोग जा रहे थे, दूसरा था पार्टी की तरफ जा रहे थे। मुझे लगता था कि आंदोलन ही रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता था कि पार्टी बना के हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अगर मैं इंडियन पॉलिटिक्स का हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे पॉलिटिक्स का एज अ जर्नलिस्ट मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद आती थी कि पढ़ाई करना, तो इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना, साइकोलॉजी को पढ़ना, ये चीज़ों को मेरे शौक़ है। मैंने वो चीज़ें पढ़ी, मुझे कहीं नहीं लगा कि यार 1 साल में कोई पार्टी सत्ता में आ सकती है, कोई कैलकुलेशन नहीं था। मैंने जब पार्टी ज्वाइन की तब मैंने शर्त ये रखी थी कि मैं ज्वाइन करूँगा लेकिन कोई डेजिग्नेशन नहीं लूँगा, और ये आज के लिए नहीं है, ये कभी के लिए नहीं। मेरी शादी के वक्त मैंने अपनी वाइफ से शर्त रखी थी कि सबसे पहले देश रहेगा, फिर सोसाइटी, तीसरे नंबर पे मेरी माँ और चौथे नंबर पे आप रहोगे, और ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। आज 10 साल हो गए, वो नंबर कभी चेंज नहीं हुआ। जब भी कभी कंट्री के लिए काम होता है, सोसाइटी के लिए काम होता है, मेरी मम्मी के लिए होता है, तो मैं पहले उसमें जाता हूँ। तो ये बहुत ही क्लियर रहा। अन्ना आंदोलन के टाइम पार्टी बनी, तब दिनेश वाघेला जी, आज वो हमारे बीच नहीं है, पिछले महीने उनकी डेथ हुई है। वो शख्स मेरे घर पे आए, 10 मिनट का बोला था उन्होंने कि 10 मिनट में अनुप तुमसे मिलना चाहता हूँ। 10 मिनट मिल के पता नहीं क्या उन्हें मुझ में दिखा। मैं उनको बोलता रहा कि मुझे नहीं ज्वाइन करना है, नहीं ज्वाइन करना, और वो आखिर में जैसे वो नायक फिल्म में परेश रावल जी चिल्लाते हैं अनिल कपूर को, वैसे ही चिल्लाने लगे सिस्टम को क्या आप अरविंद का अकेले का देश है, आपके लिए तो क्या ही है, बस ये सारे यूथ बैठ जाओ घर पे। वो उस टाइम 64 ईयर्स ओल्ड थे, तो बोले मैं 64 साल का बुढ़ा दौड़ रहा हूँ, मैं कर लूँगा, मैं गोवा से यहाँ पे तुम्हें मिलने आ सकता हूँ, तुम भावनगर के लोगों को मत बोलो। यार ठीक है, चलो आपकी रिस्पेक्ट रखने के लिए मैं ये काम करने को तैयार हूँ। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरे को उसमें से अलग होना होगा,
क्योंकि मुझे लगता था कि जर्नलिज्म और पॉलिटिक्स दोनों साथ नहीं हो सकती है। डेफिनेटली। तो अच्छा खासा कैरियर छोड़ने की तैयारी कर दी, छोड़ दिया। 12 साल हो गए छोड़े उसको भी बस। और वहीं पे वो ये शर्त के साथ जुड़ा था, और एक मकसद जो आज तक मैं नहीं भूला। पॉलिटिक्स में लोग बहुत ज़्यादा हताश होते हैं। हताश इसलिए होते हैं क्योंकि हर जगह हताशा का एक बहुत बड़ा कारण होता है एक्सपेक्टेशन, एक उम्मीद कि मेरा ऐसा हो जाना चाहिए। कोई भी काम शुरू करते टाइम काम के बारे में हम नहीं सोचते हैं, हम ये परिणाम के बारे में सोचते हैं। मुझे जबरदस्ती ये करना है, मुझे ये कर लेना है, वो करना है, मुझे ये अचीव कर लेना है। तो जब आप परिणाम के बारे में सोचना शुरू करोगे तकलीफ आनी है। मैंने जिस दिन राजनीति में ज्वाइन किया उस दिन मेरे मन में सिर्फ एक ही बात थी, वो बात ये थी कि मुझे अच्छे लोग राजनीति में लाने हैं और उनको मदद करनी है। इसमें ये भी नहीं था कि जबरदस्ती लोगों को राजनीति में लाना है और उनकी मदद करनी है, और ना ही ये था कि मैं बहुत अच्छा हूँ इसलिए मुझे कुछ अपने लिए करना है। तो 10 सालों में मैंने शायद 7 से 8 बार मुझे लगा कि राजनीति ठीक नहीं है। मैंने छोड़ा भी, दूरी भी बनाई, पर अब मुझे लगता है ये डेस्टिनी है। कुदरत ने ही मुझे शायद इसके लिए बनाया है, क्योंकि ये मेरी चौथी प्रायोरिटी भी नहीं थी, 4 प्रायोरिटीज में नहीं था ऐसा, फिर भी कभी आप प्रायोरिटी रही नहीं है, पर वहाँ पर घुस गए। हाँ, ये तो है, लाइफ चलती रहती है। हम कहीं से भी कोई भी डिसीजन लेते हैं, लेकिन जो उसका रास्ता बनना है, जो करना है, जो आपने डेस्टिनी की बात करी, वो कहीं ना कहीं सामने आ जाता है। तो अनुप भाई, आप इतने टाइम से पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, राजनीति में काम कर रहे हैं, तो आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है? आप कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं? और जो आपने बोला कि भाई राजनीति में हताश नहीं होना है, तो वो कंटिन्यूअस है। आप कोई भी काम करते हैं तो एक्सपेक्टेशन अपने आप जुड़ जाती है, कुछ ना कुछ रहता है। तो आप उसको कैसे संभालते हैं, आप कैसे करते हैं? तो आप इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं? और ये जो एक्सपेक्टेशन वाला है फॉर्मूला, तो उस पर आप कैसे काम करते हैं? देखिए, लाइफ के बहुत सालों तक मैंने लोगों से एक्सपेक्टेशन रखी है। ये एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी कि तुम्हें मेरे लिए कुछ करना है, बट कई बार होता है ना कि हम लोग जबरदस्ती समाज सेवा करवाना चाहते हैं। मतलब ब्रिजेश को ये करना ही चाहिए यार, इससे इसका फायदा है, मुझे इससे जबरदस्ती करवाना है ऐसा। मतलब इसमें मेरा फायदा कुछ मैं नहीं देखता था, मुझे हमेशा ये लगता था यार ब्रिजेश ये कर लेगा तो इसका फायदा है, और उसके लिए ब्रिजेश अगर रेडी नहीं है तो मैं उसको धक्का मार रहा हूँ कि नहीं तुझे करना ही करना है ऐसा। तो ये एक एक्सपेक्टेशन होती थी जिसको मैं जस्टिफाइड भी खुद अपने मन से करता था, यार इसमें कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है कि यार मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ। पर मैं ये नहीं सोच पाता था कि उस आदमी को नहीं जरूरत है कि मेरे लिए सोचो। इंस्पिरेशन जीवन में एक नहीं रही है। कभी भी कोई अगर ये बोल रहा है कि मेरी इंस्पिरेशन एक रही है, मुझे लगता है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इंस्पिरेशन एवरी डे चेंज होती है। एवरी डे हमारी प्रायोरिटीज चेंज होती है, काम चेंज होते हैं, तो हम इंस्पिरेशन चेंज होती रहती है। लेकिन उन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी। जैसे दिनेश वाघेला जी हैं, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आप राजनीति में आइए। वो बेचारे, उनको क्या ही लेना देना था, उन्हें अनूप कुछ बने ना बने ये करे, एक प्योरिटी उनके मन में थी कि नहीं यार ये लड़का ठीक है। मैं बच्चा ही था उस टाइम, ये लड़का ठीक है, उसको आना चाहिए, ये उनकी भावना रही, उन्होंने वो किया। 2023 मेरे जीवन का शायद सबसे खतरनाक, मतलब मैंने जैसा अभी बोला कि मैं अपने पापा के वक्त नहीं रोया था, पर 2023 ऐसा साल रहा कि जब अनकाउंटेड टाइम मैं रोया हूँ, मेरे पास गिनती नहीं है। और पता नहीं क्यों सारी सिचुएशन एक साथ से इतनी भयंकर हुई। मतलब जो मेरे करीबी फ्रेंड्स हैं, वो लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं किस स्टेज से जा रहा हूँ। रात को 1:30 बजे एक बार की घटना है कि रात को 1:30 पौने 2 बजे मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया कि रेनू भाई का मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर मैं बहुत ही ख़राब मनोदशा में हूँ, मुझे अगर मैं ना रहा तो आप लोग कैसे सर्वाइव करोगे। मैंने ऑलमोस्ट 30-40 टाइम मुझे ये थॉट्स आया था कि लेट्स क्विट, नॉट पॉलिटिक्स, लेट्स क्विट द लाइफ। ये थॉट्स आ रहे थे, और
इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अपने भाई को ये पूछ रहा था मैं, मतलब मैंने हमेशा कई लोगों के शराब छुड़वाई है, सिगरेट छुड़वाया है। मैं अपने भाई को ये पूछ रहा था कि यार ऋषभ, क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम एक आध बार सिगरेट पीने से स्ट्रेस कम हो सकता है? तो ये चीज़ें हो रही थी। क्लोरोफॉर्म मैंने ट्राई किया, आ, उससे नींद नहीं आ रही थी। इतना पेनफुल लाइफ रहा था वो। आ, पर जैसा बोलते हैं ना कि कुदरत कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को भेजती है। और इस सब का कारण शायद ये था कि मैं एक बहुत डीप सेल्फ डाउट में चला गया था कि क्या मैं सही इंसान हूँ या नहीं। शायद एक आध दो जन के सर्टिफिकेट या बहुत लोगों के जो ओपिनियन थे, हम जब वही अच्छा बोल रहे हैं, जो क्लोज हैं वही जब कुछ अजीब बिहेव करते हैं, तो ये सेल्फ डाउट आना शायद मेरे जैसे आम आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए, मैं कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ नहीं, बहुत ही नॉर्मल इंसान हूँ, बहुत ही कॉमन इंसान हूँ। तो ये सेल्फ डाउट आ गया था कि क्या मैं अच्छा हूँ या। बट थैंक गॉड मसीहा आते हैं। मसीहा कौन से भी ये है कि जब आप मुश्किल में हो तो एक अचानक से एक अदृश्य इंसान जो आपको जीवन में कभी मिला ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, आप उसके सामने आ जाते हैं, उसके साथ वो आपके साथ बात करता है और आपको फील होता है यार नहीं, कुछ तो बात है तुझ में। तो वही मेरे साथ हुआ। वटवा के अंदर एक प्रवीण आमले सर हैं, वो मुझे मिले और उन्होंने कोई ऐसी कोई थियरी मुझे दी हो या ऐसा गाइडेंस दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट तो बात है तुझ में। तो वही मेरे साथ हुआ। वटवा के अंदर एक प्रवीण आमले सर हैं, वो मुझे मिले और उन्होंने कोई ऐसी कोई थियरी मुझे दी हो या ऐसा गाइडेंस दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट ही जस्ट गिव मी थॉट। उन्होंने मुझे जज किया और जज करके मुझे ये बताया कि नहीं तुम बहुत अच्छे हो। और ये फीलिंग आने के बाद मैं रिकवर हो पाया। तो दुनिया हमें जजमेंट करना चाहिए। लोग बोलते हैं जज मत करो, जज मत करो। मुझे लगता है जज करना चाहिए, लेकिन उस जज में पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। एक मेरा छोटा भाई है, उसने काफ़ी कुछ सिखाया, तो मैं आज काफ़ी पॉजिटिव हूँ उससे। ये एक्चुअली और मेरा घमंड टूट गया बिल्कुल। Definitely कि मुझे लगता है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन 2023 ने मुझे बता दिया कि मैं बहुत ही वीक हूँ, और अब मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ कि आई एम वीक। ये कुछ भी चीज आती है तो रियलाइज करवाती है अपने बारे में, कुछ नया जानने को मिलता है और एक अलग इंसान बन के हम आते हैं। लेकिन एक बात हम बोलना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि हमने तो देखा है बहुत सारे लोगों को आपने कहां से कहां पहुंचा दिया, हेल्प करके, थ्रू गाइडेंस, जो भी आप कर सकते थे आपने निस्वार्थ भाव से किया है, वो हमने देखा है। हाँ, हम लोग एक साक्षी हैं। हम साक्षी हैं उस बात के। तो आप डेफिनेटली अच्छे इंसान है और अच्छे इंसान में काम कर रहे हैं। ये एक्चुअली सर्कमस्टेंसेस जो बनते हैं, जो सर्कमस्टेंसेस की वजह से हम अपने आप को कहीं डाउन फील करने लगते हैं, तो आपका भी वैसा ही हुआ। ये एक्चुअली सभी के साथ होता है। तो उस दौरान हमारा फिजिकल हेल्थ भी उसमें लपेटे में आ जाता है, ठीक है। तो फिर आपने अपना फिजिकल हेल्थ ठीक किया, फिर आपने फूड पे ध्यान दिया, फिर आपका फेवरेट फूड होगा, फिर आप गली मोहल्ले होटल्स आपने शायद मेरे फेवरेट फूड के कारण भी मुझे लोगों ने मिसजज किया है ऐसा। तो बताइए आपका फेवरेट फूड है क्या? मेरा फेवरेट फूड दूध और खिचड़ी है, जो शायद इंडिया में बहुत कम लोगों को पसंद आता है। पता नहीं क्यों, सबसे हेल्दी माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ये बोलते हैं यार ये तो बीमारों वाला खाना है। हमारी कैटेगरी वाला खाना है, ये अच्छा वाला है। पर ये जो बोलते हैं बीमारों वाला खाना है, तो वो खा के बीमार आदमी ठीक हो जाता है। हाँ, वही तो। इसीलिए तो वो लोग ये चाहते हैं कि ये तब खाया जाए जब बीमार हो। हाँ, तो मैं ये बोलता हूँ यार, मुझे अभी देखो हर किसी भी इंसान को क्या अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है, इसकी डीप्थ में अगर जाएंगे तो हमें पता ही नहीं है ये क्यों अच्छा लग रहा है। हम एक एआई सॉफ्टवेयर ही है। एक्चुअली देखो, अभी ये फूड पे बात आ गई है, हमारा फेवरेट फूड है। अभी जो लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए आम समय में ऑक्सीजन लेना उतना नहीं है इम्पोर्टेंट। वैसे ही हमारे लिए खिचड़ी और दूध खाना उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो इट्स ऑल अबाउट। चलो आपने तो समझा। डेफिनेटली अनुभव भाई। तो
आप अपने एक एक बात में कहना चाहता हूँ, मैं अनूप भाई के साथ बहुत घुमा हूँ, बहुत सारे जगह पे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ उनके साथ। उन्होंने मुझे काफी सारे अच्छे अच्छे लोगों से मुझे मिलवाया है, और एक से कई बार हमारी मुलाकात, एक से ज्यादा बार हमारी मुलाकात हुई उन लोगों से। तो जब भी हम उनसे मिलते हैं तो वो लोग हमें बताते हैं कि जैसे मिलते हैं, अरे अनूप भाई आप तो यार 1-2 साल छोटे हो गए ऐसा लग रहा है। हाँ। तो ये आपकी घटती उम्र का राज क्या है? ये क्या आपको भी ऐसा ही फील होता है? कोई ये साबुन शायद है तुम क्या? लोगों का पता नहीं प्यार कौन है। सा साबुन ये शायद तुम लोगों का प्यार है और लोगों की दुआ है, लोगों का प्यार है। और मैं इस बात को लेके बहुत ब्लेस्ड हूँ कि गुजरात के अंदर ने बहुत सारे ऐसे भाई हैं, बहुत सारे, कि जो दिल से प्यार करते हैं। उनकी आंखों में दिखता है कि यार वो भी एक इंस्पिरेशन है। वो लोग ये हमेशा, मैं जब छोड़ने की सोचता हूँ तो मुझे ये उनकी आंखें दिखाई आती हैं, यार तुम छोड़ दोगे तो हमारा क्या होगा, हम तो तुम्हारे भरोसे बैठे हुए हैं, तुम अगर हार मान लोगे तो हम लोग कैसे लड़ेंगे ऐसा। तो ये शायद उनकी आंखें हैं जो ऐसा देखती हैं। बाकी मैं अपने आप को जब आईने में देखता हूँ तो मुझे दिख रहा है कि हम बढ़ रहे हैं, मैं काफी बढ़ चुका हूँ। मुझे लग रहा है स्वभाव में काफी छोटा हो रहा हूँ, लेकिन उम्र में तो बढ़ रहा हूँ। आपका बायोलॉजिकल एज नहीं बढ़ रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो होगा, आप भले बता नहीं रहे। मैं बोल तो रहा हूँ सर, ये मैं थोड़ा साइकोलॉजी का स्टूडेंट भी रहा हूँ, सिर्फ पॉलिटिक्स मेरा बैकग्राउंड नहीं है। तो साइकोलॉजी में ये है कि जो चीज़ हमें पसंद आती है ना, वो चीज़ वो अच्छी लगती है, और जो अच्छी लगती है वो यंग होती है। राइट। तो जैसे कभी अगर आपके दादा दादी हैं तो वो कभी बूढ़े नहीं हुए, वो हमारे अच्छे दोस्त हमेशा रहते हैं। वो वैसे दूसरे देखेंगे तो बोलेंगे ना ना यार શું વાત કરો છો, આ તો થઈ गए गड्ढा થઈ गए। वो नहीं लगता, वो हमें नहीं लगते हैं। हमें नहीं लगता, ये सही हमारी बात। साइकोलॉजी है सर। Right. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी ये बोलते हैं वो सब मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है। अनूप भाई, एक जैसे आप अभी काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ, और आप पॉलिटिकली काफी टाइम से आप राजनीति में काम कर रहे हैं, तो आप यूथ को क्या बताएंगे? आप यूथ को क्या गाइडेंस देंगे कि वो पॉलिटिक्स में ज्वाइन करे तो कैसे करे? जैसे कि होता है कि पॉलिटिक्स कभी भी बात निकलती है तो एक ही आती है, भाई चुनाव लड़ना है, जीतना है, कोई विधानसभा लड़ लेना है, कोई लोकसभा लड़ लेना है, कोई भी पद ले लेना है, यही बात चलती है जनरली। बिल्कुल। बाकी पॉलिटिक्स में उसके अलावा क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे लोग किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस पर आप प्रैक्टिस जी कैसे थोड़ा प्रकाश डालें। तो पॉलिटिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप इससे दूर रहते हो। ऐसा कोई भी यूथ अगर बोल रहा है मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो झूठ बोल रहा है या अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि उसकी एक राय तो है ही। वो ओपिनियन स्ट्रॉन्ग सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने एडवर्टाइज देखी है, उसने नज़दीक से जाके नहीं देखा। तो वो जब चीज़ें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि जहाँ पे भी आपको राजनीति शुरू करनी है, पॉलिटिक्स में अगर जाना है, तो आपको पहली चीज़ ये डिसाइड करनी है कि मुझे किस तरीके की पॉलिटिक्स करनी है। पॉलिटिक्स में 2 तरह के लोग हैं, सब चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, और ये होना भी नहीं चाहिए। दूसरा, जैसे मेरे आदर्श रहे हैं पीएन हक्सर, शायद आप बहुत कम लोग ये नाम से परिचित होंगे। पीएन हक्सर वो शख्स थे जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें देश को दी है। ऐसा उनके बारे में जयराम रमेश जी ने 600 पेज की बुक लिखी है। मेरे को इतने पसंद है, इतने मेरे आइडियल है कि मेरे व्हाट्सएप पे प्रोफाइल पिक्चर उनकी, तो और ये आज कल से नहीं, ऑलमोस्ट 5-7 साल से उनकी प्रोफाइल पिक्चर मैंने लगा के रखी है। पीएन हक्सर के बारे में अगर हम देखते हैं, यूथ उनसे भी इंस्पायर्ड हो सकता है। मैं भी यूथ था जब मैं इंस्पायर हुआ। हर किसी को नरेंद्र मोदी बनना, अरविंद केजरीवाल बनना, भगवंत मान बनना, राहुल गांधी बनना, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग पीएन हक्सर के बारे में भी सोच सकते हैं, पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री की में सिर्फ राय रखते हो और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो मुझे लगता है वो लोग डेमोक्रेटिक ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते हैं तो हमें सामने वाले के ओपिनियन को रिस्पेक्ट देना होगा और देना होगा। जो आज ये चल रहा है ना कि अगर आपने मोदी जी के समर्थन में कुछ बोल दिया तो कोई चिल्ला रहा है, कैसे बोल सकते हो, क्या कर सकते हो।
या उनके विरोध में बोल दिया, अरविंद केजरीवाल के समर्थन में बोल दिया, विरोध में बोल दिया, राहुल गांधी के समर्थन में विरोध में बोल दिया, अनुप शर्मा के विरोध में बोल दिया, समर्थन में बोल दिया, तो जो चिल्लम चिल्ली होती है ना, ये डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस ही नहीं है। और हम उस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके पास जब भारत का आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, कोई भी डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूव करता है कि आप भारतीय हो, तो सबसे बड़ा प्राउड फील मुझे ये होता है कि डेमोक्रेसी को पूरे संसार को बताने वाली चीजें हमने बताई है। वी द नेशन, वी द पीपल, हमारे पास कि हमने डेमोक्रेसी डिफाइन की। वैशाली का पूरा एक इतिहास है डेमोक्रेटिक, गणराज्य तो आज का। भी हम उसे कायम रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी एक लास्ट वाला क्वेश्चन आपको करके हम कंक्लूड करते हैं। हाँ, एक्चुअली क्या है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है ना, उसमें अगर कोई आपको डिसीजन लेना है, इंडिया हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, लाइक मेरा ये मानना है कि जो कंट्रीज होती है वो कंट्री बॉर्डर्स दिमाग के अंदर होती है ना। वैसे तो आज सभी ह्यूमन बींग्स हमारे भाई बहन हैं, ऐसा हम पहले से ही हमारी संस्कृति हमको बताती है। लेकिन अगर इंडिया में डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको कुछ 3 चीज़ें ऐसी करनी हो या 2 चीज़ ऐसी करनी हो जो आपके पास सब कुछ पावर है, तो आप क्या बदलना चाहोगे? अगर मुझे कोई बोले ना, तो मैं सबसे पहला तो ये करवाऊंगा कि हर बच्चे को एटलीस्ट 10th के बाद 11th में भारत का संविधान सब्जेक्ट में हो। ये मैं करना चाहता हूँ सबसे पहले, 100% कि क्योंकि वो हमें पावर दे देता है। और अपना इंडिया का संविधान इतना ब्यूटीफुल है, इतना सुंदर है कि वो उनके लिए भी काम करता है जो उसमें नहीं विश्वास करता है। सबसे जो उस संविधान को गाली दे रहे हैं, वो संविधान के कारण ही वो गाली दे पा रहे हैं। तो ये इतना ब्यूटीफुल संविधान हम जानते ही नहीं, हम पढ़े ही नहीं। तो पहला तो मैं, अगर मुझे मौका मिले तो मैं यही चाहूँगा कि संविधान को लोग पढ़ें। दूसरा, हमारी आसपास एंटरप्रेन्योर्स डेवलप होने ज़रूरी है। इंडिया का ग्रोथ तब तक नहीं हो सकता जब तक एंटरप्रेन्योर्स नहीं हो सकते। तो मेरी कोशिश हमेशा यह रहती है कि एंटरप्रेन्योर्स डेवलप हो। थर्ड, जियोग्राफी हमारी इतनी अच्छी है, फिर भी इंडियंस विदेश घूमने जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता क्यों। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है और मैंने ये अपने आप से शपथ ली थी कि जब तक मैं पूरा देश नहीं घूम लेता तब तक मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं करूँगा। और मैंने इस शपथ के अंदर एक क्लोज भी जोड़ा था, मेरा खुद का संविधान बनाया था कि मैं पूरा देश घूमूंगा, लेकिन फर्स्ट बार जिस भी स्टेट में जाऊंगा वो स्पॉन्सर्ड होना चाहिए, मेरे काम के लिए मुझे बुलाना चाहिए। वाह। तो केरला को छोड़कर, हम भी आपके साथ केरला को छोड़कर मैं पूरा देश घूम चुका हूँ। अब केरला के लिए स्पॉन्सरशिप जब भी आएगी तब मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई करूंगा। ये वीडियो देख के शायद कोई केरला इंडिया से को घूमना आपको बुला लेंगे, अनुप भाई आइए हमारे यहाँ तैयार करिए बच्चों को, हो सकता है। सो थैंक यू सो मच अनूप जी, आप हमारे साथ आए, बातचीत की, आपके विचार रखे, आपका बायोग्राफी सबके सामने रखा। सो हम लास्ट में हम आपको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहते हैं। अकालिको नेचुरल हमारे स्पॉन्सर्स हैं, उनके थ्रू एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। ये आपके लिए। अच्छा, ये आपको पता था क्या ये मैं यूज करता हूँ? हाँ, ये आप यूज करते हैं तो ये आपके बाल लंबे करना, स्किन अच्छी करता है। सो ये बाल तो मैं वैसे ट्रिम करवाता रहता हूँ, हाँ, मतलब लेकिन वो एक्चुअली ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। मैंने इसको यूज किया हुआ है। मैंने एक मेरे फ्रेंड को, मनीष जी हैं हमारे, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं दिल्ली में, उनको भी भेजा था ये। थैंक यू सो मच, हमारे स्पॉन्सर इससे बहुत खुश हो जाएंगे ये बात से। सो आप एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर दीजिए हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो ये देख रहे हैं, उनको कि ये हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें आपकी लैंग्वेज। बिल्कुल। मैं सभी दर्शकों से, जो भी ये इंटरव्यू देखे हैं, जो भी ये पॉडकास्ट देखे हैं, उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ जैसे छोटे से व्यक्ति को आप लोगों ने सुना। और जयराज भाई और ब्रिजेश भाई
मैं वैसे तो काफ़ी टाइम से जानता हूँ, पर ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आज इनके स्टूडियो में आके बैठा हूँ, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। इनकी टीम में और भी लोग हैं, उन सभी का काम बहुत अच्छा है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट करने के लिए भी बोल देता हूँ, तो कमेंट भी प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो Thank you मच, so much. थैंक यू सो मच। देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।